हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारा जो पेपर होगा वो है हमारे पास सी टेट लेवल 2। ठीक है। सो टीजीटी का पेपर है, यह बीएड वालों के लिए है। सो जो भी लेवल 2 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सो उसके लिए यह पेपर है हमारे पास। सो यह हमारे पास है जुलाई 2019 का। ठीक है, 2019 में जो पेपर हुआ था जुलाई में सी टेट का, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से साइको से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। सो ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा अपनी यह वीडियो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट मींस बीएड लेवल 2 के लिए, सी टेट लेवल 2 के लिए, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि भाई कैसे हमने क्वेश्चंस को हल करना है, किस तरीके से ऑप्शंस को देखने हैं और किस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और किसको लेना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो भी इसमें हमारे पास क्वेश्चन में टॉपिक रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि कोलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है ना। सो कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ये आपको पता है, जिसमें कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल इन्होंने लिया था, है ना। फर्स्ट स्टेज थी प्री कन्वेंशनल, सेकंड थी हमारे पास कन्वेंशनल, और थर्ड लेवल था जो पोस्ट कन्वेंशनल था। ये आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे दिया क्या है। देखो क्या है, इसमें कह रहे हैं कि कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो इसमें कह रहे हैं राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ conscious that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। तो इसमें ये कहा है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई बच्चा यह सोचता है कि वह अपने अंतर मन से, ठीक है, अपने कॉन्शियस से जो भी नैतिकता के सिद्धांत है उसको वह सही बता सकता है, लेकिन कानून एवं जो भी लॉ है और सोसाइटी इसको एग्री करती है या नहीं, तो मीन्स सोसाइटी इस समझौते पर एग्री करे या ना करे, तो इसके बिना, ठीक है, जो वह इस तरीके के नियम बना सकता है, वह नैतिक सिद्धांत बना सकता है कि उसको चाहे कानून या जो भी सोसाइटी है उस पर एग्री करे या ना करे, ठीक है, इन चीजों को पर ध्यान दिए बिना वह ऐसा नियम या कानून बना सकता है जो पूरी मानव जाति के लिए क्या हो, वैलिड हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि व्यक्ति अपने माइंड से, अपने अंतर मन से, अपने कॉन्शियस से रूल को बना रहा है, अपनी जो भी नैतिकता के गुण है, मोरालिटी है, उसको वह बना रहा है। लेकिन कुछ देखो, क्लासिकल थिंकिंग होती है कुछ लोगों की, ट्रेडिशनल जो हमारे चले आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को गलत लगते हैं, है ना। सो उसमें अगर व्यक्ति चेंज ला रहा है कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, तो यह क्या हो सकता है। तो हमारे पास स्टेजेस दी गई है, यह द इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन हो सकता है, या यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन हो सकता है, या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन हो सकता है। सो मैं इसको आप थोड़ा सा बता दूं, इसमें थोड़ा जो स्टेज इसमें एक्सप्लेन कर दूं जो हमारे पास। पहले मैं इसके आंसर की बात कर लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, अगर यहाँ पे आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि भाई एक व्यक्ति अपने माइंड से क्या बना रहा है कि क्वेश्चन, सॉरी, माइंड से जो मोरालिटी है उसको वह बना रहा है, ठीक है, अपने अंतर्मन से। तो यहाँ पे जब हम रूल्स को चेंज करने लग जाते हैं, तो यह हमारे पास जो लास्ट स्टेज होती है, लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। तो पोस्ट कन्वेंशनल की में दो स्टेज आती है, फर्स्ट और सेकंड। तो जो उसमें लास्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, इसका नाम है यूनिवर्सल एथिक। तो हम उसमें होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल। तो इसमें जिसमें भी आपको यूनिवर्सल एथिकल दिख रहा है वो इसका राइट आंसर आएगा। होप कि आप क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। लेकिन इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, तो इंस्ट्रूमेंटल जो पर्पज है यह हमारे पास होता है फर्स्ट जो लेवल है प्री कन्वेंशनल, उसकी यह सेकंड स्टेज है, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, यह हमारे पास जो थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, उसकी यह फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया है, यह पोस्ट कन्वेंशनल की, ये प्री कन्वेंशनल है, यह पोस्ट कन्वेंशनल की फर्स्ट स्टेज है। सेकंड इसका राइट आंसर है, सेकंड स्टेज, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और ऐसे ही अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, तो यह हमारे पास जो कन्वेंशनल है, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल, उसकी यह सेकंड स्टेज है,
ठीक है, उसकी यह है सेकंड स्टेज है। मीन्स यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर आप सीटेट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपको डीपली तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, आपको हर लेवल की हर स्टेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो मूर्त क्रियात्मक अवस्था मीन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पियाजे की थ्योरी में थर्ड स्टेज आती है ना। तो थर्ड स्टेज के कुछ गुण दिए होंगे, तो उसमें से कौन सा गुण है, निम्नलिखित में से कौन सा कह रहे हैं कि जो कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसके जो स्किल को शो करती है, गुणों को दर्शाती है, तो कौन सा ऑप्शन। तो देखो, अगर मैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करूं तो इसमें बच्चा जो भी इनिमिज्म होता है इसको खत्म कर देता है, क्योंकि यह सेकंड स्टेज की विशेषता है। और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग ये हमारे पास फोर्थ स्टेज में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज की विशेषता है, मीन्स सेंसरी मोटर में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर रह गया थर्ड, क्योंकि जो कंजर्वेशनल है यह थर्ड स्टेज की विशेषता है, ठीक है। सो कंजर्वेशन ये आपको पता है कि होता क्या है कि जब बच्चा दो, जैसे हमारे पास बर्तन है, ठीक है, एक हमारे पास ये थोड़ा लेंथ में बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में जो भी उसका वॉल्यूम है, ठीक है, दोनों में वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम मान लो सेम है और इसका भी वॉल्यूम सेम है, तो यदि बच्चा इन चीजों को पहचानने लग जाता है कि अगर किसी बर्तन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम शेप को चेंज कर दें और चेंज करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वह सेम रहता है, तो इट मीन्स यह विशेषता किसको दर्शाती है, यह कंजर्वेशन को दर्शाती है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें भी हम 1 लीटर पानी रख लेते हैं, इसमें भी 1 लीटर पानी रख लेते हैं, यदि बच्चा यह बता देता है कि भाई दोनों में पानी की मात्रा समान है, तो इट मीन्स कंजर्वेशन की विशेषता वह शो कर रहा है। और अगर वह नहीं बताता तो वह अभी सेकंड स्टेज में ही है, मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही है वह, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, प्याजे थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर लेना। जीन प्याजे और विगोस्की से रिलेटेड कह रहे हैं, जो कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग है उसको आप किस रूप से देखेंगे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग किसके लेना है कंस्ट्रक्टिविज्म को, जीन प्याजे और विगोस्की। तो मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो दोनों है प्याजे और विगोस्की, ठीक है। लेकिन प्याजे को हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में रखेंगे, ठीक है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में रखेंगे, और विगोस्की को हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में रखेंगे, क्योंकि इन्होंने सोशल को मेन माना था, सोसाइटी को मेन माना था, सोशल इंटरेक्शन को मेन माना था, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट में दोनों आते हैं, तो कॉग्निटिव प्याजे से रिलेटेड है और सोशल लैब विगोस्की से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट में होता है कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स संरचनावाद, मीन्स ये मानते हैं कि बच्चा समाज में एनवायरमेंट में अपने आप को एक्टिव रख करके, ठीक है, अपने आप को एक्टिव रख करके अपनी नॉलेज का क्या करता है, विस्तार करता है, मीन्स अपनी नॉलेज बनाता है, ठीक है, एक्टिव रह करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करता है। इट मीन्स हमारे पास देखो यहाँ पे अगर हम स्किल्स के अर्जन की बात करें, तो जब भी हम किसी चीज को फर्स्ट टाइम सीखते हैं, कौशलों को जैसे सीखते हैं, तो उसको हम एक्विजिशन में रखते हैं, एक बार इसको छोड़ देते हैं। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स यह है लर्निंग थ्योरी से रिलेट करता है, और पैसिव वर्ड आप चूज नहीं करोगे, किसी भी ऑप्शन में अगर आप पैसिव वर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दोगे, ये स्ट्रेटजी है पेपर को हल करने की, क्योंकि निष्क्रिय का मतलब हो गया कि बच्चे एक्टिव नहीं है ना। सो इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ रह जाएगा, कि वह प्रोसेस जिसमें क्या है बच्चे एक्टिव, उनकी एक्टिविटी शामिल है, देखो एक्टिव इंगेजमेंट, ठीक है, सक्रिय होकर के बच्चे किसी भी मीनिंग को बना रहे हैं, क्लियर है, तो इसका राइट आंसर आएगा फोर्थ। सो गाइस इस क्वेश्चन में देखो फोर्थ में क्या कह रहे हैं सिलेक्टिंग ए प्रेजेंटिंग स्टोरी एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज, ठीक है। तो कह रहे हैं समाचार पत्रों से जो भी कहानियां है और क्लिप है उसका चयन करना एवं प्रस्तुत करना, जिसमें वुमन एंड मैन को, ठीक है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, हाँ ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल जो रोल्स होते हैं उसको चित्रित करते हुए दिखाया गया है, तो यह कौन सी एक रणनीति हो सकती है। तो देखो, जब भी पुरुषों और महिलाओं या लड़के और लड़कियों की बात आए, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जेंडर टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो जेंडर में आपको जेंडर क्या है, इसमें सेक्स क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जेंडर है यह एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, मीन्स सोसाइटी इसको बनाती है, ठीक है, अपने ही अपनी मेंटेलिटी से समाज इस चीज को क्रिएट कर रहा है, ठीक है।
और इसमें जेंडर में जेंडर रोल हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, जेंडर बायस्ड तो हो गया, है ना? ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि प्रमोट जेंडर बायस्ड, तो जेंडर बायस्ड को तो प्रमोट यहाँ पे नहीं किया जा रहा, ठीक है? मीन्स जो भी पक्षपात है उसमें नहीं दर्शाया गया, क्योंकि बात आ रही है नॉन ट्रेडिशनल की, ठीक है? तो अगर हम इसमें सेकंड ऑप्शन की बात करें, तो इसमें कह रहे हैं कि प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो मैं आपको बता दूं, जो जेंडर कॉन्स्टेंसी है यह एक टॉपिक है, यह थ्योरी है जो कि कोलबर्ग ने दी थी। जेंडर कॉन्स्टेंसी एक्चुअल में होता क्या है? जेंडर कॉन्स्टेंसी में कोलबर्ग ने बताया था कि जब बच्चा अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, मीन्स अपने लिंग के अकॉर्डिंग, वह लड़का है या लड़की है, तो उस चीज को जब वह अच्छे तरीके से समझने लग जाता है, अपने जेंडर की पहचान कर लेता है, ठीक है? और समय और अपने हम कह सकते हैं समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने उसने लड़का और लड़की होकर के किस तरीके का व्यवहार शो करना है, ये चीजें समझने लग जाता है, वह जेंडर कॉन्स्टेंसी में आता है, ठीक है? तो ये हम नहीं लेंगे कि जेंडर कॉन्स्टेंसी को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। देखो जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड है, उन नॉन ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल को न्यूज़पेपर में स्टोरीज और जो क्लिपिंग है उसको काट कर दिखाया गया है। मीन्स अब इस क्वेश्चन में हमें ये शो हो रहा है कि इस तरीके की स्टोरीज ली गई होंगी जहाँ पे मेल का जो रोल है वो फीमेल अदा कर रहे हैं, जहाँ फीमेल का जो रोल है वो मेल अदा कर रहे हैं। मीन्स दोनों में समानता दर्शाई गई है, इसलिए मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा नहीं दिया गया, यहाँ पे उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है, तो उसको काउंटर किया जा रहा है, ठीक है? उसका सामना किया जा रहा है, इसलिए यह इसका राइट आंसर आएगा। ना तो उसको हम कोई प्रोत्साहन दे सकते हैं रहे हैं, यहाँ पे जेंडर स्थिरता में मैंने आपको बता दिया कि यह टॉपिक ही अलग बनता है, और पक्षपात भी यहाँ पे नहीं किया जा रहा, ठीक है? अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉन वर्ड नहीं लगा होता ना, नॉन वर्ड अगर नहीं लगा होता, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते थे और यह भी इसका राइट आंसर हो सकता था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे नॉन वर्ड ने यह शो कर दिया कि भाई जो भी ट्रेडिशनल रोल्स हैं वह अपनाए नहीं जा रहे, जो मैन और वुमेन के द्वारा, जो न्यूज़पेपर की कटिंग के दौरान जो क्लिप्स और हम स्टोरी फाइंड कर रहे हैं उसमें यह शो हो रहा है, ठीक है? तो होप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फोर्थ इसका राइट आंसर है। आगे हमारे पास 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कह रहे हैं जो सोशलाइजेशन है, ठीक है? सो कौन से ऐसे यहाँ पे फैक्टर है जो सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बच्चे का सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये हमें पता है, प्राइमरी फैक्टर तो यहाँ पे हमारे पास फैमिली रहता है, ठीक है? सो फैमिली तो हम लेंगे ही, लेकिन स्कूल हो गया, उसके आस पड़ोस हो गया, उसके मीन्स पड़ोसी हो गए या मीडिया हो गया, यह भी भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास इन चारों के अकॉर्डिंग फोर्थ आ जाएगा, ठीक है? इजी क्वेश्चन था। होवार्ड गार्डनर का आपको पता है। सो होवार्ड गार्डनर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था मल्टीपल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड, है ना? ये आपको पता है कि उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी ली थी इंटेलिजेंसी में। तो इसमें अब यहाँ पे एक विशेषता दी गई है, विशेषता है कि दूसरों की जो एक दूसरों की मेंटालिटी है, दूसरों का स्वभाव है, ठीक है? उसका नेचर है, उसको जब समझने की प्रक्रिया, ठीक है? तो यहाँ पे कहा है कि दूसरों का स्वभाव, प्रेरणा, मनोदशा को अच्छे तरीके से पता लगाना और उसके बाद पता लगाने के बाद एक अच्छे तरीके का रिस्पॉन्स देना, यह जो इंटेलिजेंसी है, यह किस में आती है? तो मैं आपको बता दूं, देखो उस उन्होंने थेरापेटिक इंटेलिजेंसी नाम की तो चीज कोई बताई नहीं थी, इंटेलिजेंसी यह तो थी नहीं, इसलिए इसमें फोर्थ तो निकल जाएगा। तीन उन्होंने ये अपनी थ्योरी में लिए थे। नेचरलिस्टिक वो होता है जो नेचर की चीजों को समझता है, मीन्स जो चीजें प्रकृति द्वारा बनी हुई हैं, उस उन वह व्यक्ति जो प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजों को अच्छे तरीके से समझता है, उनको बचाने की कोशिश करता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, झीलें, पहाड़, पर्वत, है ना? तो इन चीजों को यदि वह समझता है, वह सेंसिटिव है इन चीजों के प्रति, तो उसमें यह बुद्धि होती है। अब दो तरीके की इंटेलिजेंस ये भी होती है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। जब व्यक्ति स्वयं की मनोदशा को, स्वयं के नेचर को अच्छे तरीके से समझने लग जाता है, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ, स्वयं, ठीक है? तो वो होता है हमारे पास इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल में आप याद रखोगे सेल्फ और इंटरपर्सनल में आप याद रखोगे अदर, ठीक है? तो इसमें हमारे पास अदर वर्ड आ रहा है, ठीक है? ये देखो, तो अदर से रिलेटेड हम यहाँ पे इंटरपर्सनल चूज कर देंगे, इसका थर्ड आंसर राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर में हो जाएगा। क्वेश्चन सेवंथ की बात करें, कह रहे हैं बच्चों के मूल्यांकन के लिए कुछ कारण दिए गए हैं, असेसमेंट करना बच्चों का। तो
इसमें देखो फर्स्ट की अगर बात करें तो सेपरेट तो करना ही नहीं है हमने बच्चों को, तो इसमें बच्चों को सेपरेट किया जा रहा है और एक लेवल किया जा रहा है बच्चों का, है ना, कि भाई जो नॉन अचीवमेंट है या लो अचीवर्स हैं या एवरेज हैं हाई अचीवर हैं, इसके अकॉर्डिंग बच्चों को सेपरेट किया जा रहा है, तो ये तो नहीं लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दो। ठीक है, असेसमेंट में हमने कभी भी बच्चों को नहीं लेना। अगर थर्ड की बात करें, इंप्रूव किया जा रहा है, तो थर्ड हो सकता है टू फाइंड आउट वर्क चेंज एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक प्लेस। ठीक है, तो थर्ड भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई समय के साथ साथ बच्चों में जो भी लर्निंग से रिलेटेड चेंजेस हैं या प्रोग्रेस है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, टू डिस्कस द कैपेबिलिटी पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम असेस इसीलिए करते हैं बच्चों को कि उनकी जो भी एबिलिटीज हैं, उनकी जो भी क्षमता है ना, जो भी लर्निंग में उनको चैलेंज फेस करने को मिल रहे हैं, तो उन सारी चीजों का पता लगाना और उनके माता पिता को अवेयर करना इन चीजों के बारे में, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सही है, तो तीनों के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं निम्नलिखित में देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन हर बार ये सीटेट में क्वेश्चन आता है, तो जो है आपको आगे भी देखने को मिल सकता है, तो ये आप याद रखोगे, जॉन डीबी, है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर माने जाते हैं। सो जॉन डीबी से आप याद रखोगे कि इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग मेथड दिया था, तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड में बच्चों का एक्टिव होना, बच्चों का खुद कार्य करना, है ना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, सो उस इससे रिलेटेड अब कौन सा लेंगे, तो हमने टेक्स्ट बुक सेंटर तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं दूसरा, कि बच्चों की जो क्षमताएं हैं, जहाँ बच्चों की कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो उस पर विश्वास करना, तो ये हम ले सकते हैं क्योंकि बच्चों में सीखने से रिलेटेड एक्टिवनेस, क्षमताएं, एबिलिटी, है ना, इंटेलिजेंसी होती है, तो यह असेसमेंट को रिलेट नहीं करता प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि इससे बेटर हमारे पास सेकंड पड़ा है अभी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है या असेसमेंट है, इसको एक बार छोड़ देंगे। फोर्थ देख लें, एक्सटिंग, ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा और यूनिफॉर्म असेसमेंट, अब इसमें भी असेसमेंट वर्ड आ रहा है ना, सो असेसमेंट को दोनों को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दो, इसका राइट आंसर हमारे पास सेकंड रह जाएगा, कि प्रगतिशील जो शिक्षा है, जहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वह इस पर विश्वास करती है कि बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, संभावना होती है। ठीक है, तो इसको हम बेटर ऑप्शन मानेंगे, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, विकास में व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने के लिए, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए, ठीक है, कौन सी चीज को हम महत्व देंगे, यहाँ पे फर्स्ट कह रहे हैं टू लुक एट द इनहेरिडिटी कैरेक्टर दैट गिव ईच पर्सन ए स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इसके यहाँ पे लिखा है कि जो है, हाँ, जो जन्मजात गुण होते हैं उसको देखना, केवल हमने जन्मजात गुणों को नहीं देखना, है ना, तो जन्मजात गुणों को एक बार छोड़ दो, क्योंकि जन्मजात गुण किस में आते हैं, वह आपको पता है कि अनुवंशिकता में आता है, लेकिन अनुवंशिकता के साथ साथ हमने जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उस पहलू को भी तो देखना है ना, तो हमने दोनों चीजों को देखना है। इसमें कहा है कि टू टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर कह दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे हेरिडिटी की बात नहीं की सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट भी क्रॉस कर दो, सेकंड भी क्रॉस कर दो, थर्ड कह रहे हैं मेच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, अब यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं जो भी बॉडी है और ब्रेन है उसकी मेच्योरिटी पर विचार करना, तो ये भी नहीं हम लेंगे। ठीक है, फोर्थ में कह रहे हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर एज वेल एज इन्वायरमेंटल, तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें आई हैं कि जन्मजात गुणों के साथ साथ पर्यावरणीय कारक, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 का फोर्थ आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल, तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को आप अच्छे तरीके से कर जाना, तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में कौन सी चीज नहीं आती, अगर हम बात करें इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट, तो ये बिल्कुल बात सही है, यह प्रिंसिपल है कि भाई जो भी व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। सेकंड की बात करें, कह रहे हैं विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, तो ये भी हमें पता है कि ऑर्डर में चलता है विकास, तो ये भी सही है, हमने नहीं के अकॉर्डिंग लेना है। थर्ड में कह रहे हैं विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, तो ये भी सही है कि जो विकास है वह समय के साथ साथ कंटिन्यूसली लगातार चलता जाता है, लेकिन जो हमें चेंजेस दिखाई देते हैं वह धीरे धीरे दिखाई देते हैं, है ना, तो थर्ड भी सही है। उसके बाद कह रहे हैं विकास की सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय ही, तो ये नहीं होता कि भाई जो भी विकास की रेट है, दर है, ठीक है, वह जन्म के समय ही हमें झलक जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तो हमने नहीं के अकॉर्डिंग ही लेना था, फोर इसका राइट आंसर रह जाए। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th में देखो क्या कह रहे हैं सेवरल रिसर्च स्टडी शो दैट, तो बहुत सारे रिसर्च से यह पता चला है कि जो टीचर्स हैं वो क्या है कि बॉयज से ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं बजाय कि गर्ल्स के।
ठीक है। तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि लड़कियों की तुलना में जहाँ पे लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है, तो ये बात सही नहीं है। तो देखो यह भी कहीं ना कहीं जो जेंडर टॉपिक है उससे रिलेट करता है। तो जेंडर में जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल, जेंडर बायस, इन चीजों को आप पढ़ लोगे, ठीक है। सो बॉयज कह रहे हैं मच मोर एकेडमिक, तो ये बात सही नहीं है। बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, तो ये भी बात सही नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर, तो ये बात हो सकती है कि भाई अगर टीचर लड़कियों की बजाय लड़कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह कहीं ना कहीं जेंडर बायस्ड का एग्जाम्पल बन सकता है टीचिंग में, ठीक है। मीन्स लड़के और लड़कियों में यहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सही हो सकता है। फोर्थ देख लेते हैं, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों के देखना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों छोड़ दो, तीसरा थर्ड इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं एक समस्या को मूल एवं अपसारी, तो देखो अब ओरिजिनल तरीके से और डाइवर्जेंट, ठीक है। तो देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक है हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड ने अपनी थ्योरी में ये दोनों इंटेलिजेंस या थिंकिंग बताई थी। कन्वर्जेंट में हम किसी प्रॉब्लम को एक ही सोल्यूशन से हल करते हैं, डाइवर्जेंट में हम क्रिएटिविटी शो करते हैं, हम एक प्रॉब्लम को कई सोल्यूशन से हल करते हैं। तो जब बच्चा कई प्रॉब्लम्स को एक प्रॉब्लम को कई सोल्यूशन से हल करता है तो इट मीन्स वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में अब हम ईगोसेंट्रिक भी नहीं लेंगे, इम्पेयर्ड चाइल्ड भी नहीं लेंगे, चिल्ड्रन और क्रिएटिव चिल्ड्रन, हाँ तो यहाँ पे क्रिएटिविटी हो सकती है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड इसका राइट आंसर आएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी इसमें नहीं आएंगे। तो आगे हमारे पास कह रहे हैं 13 में कि जो ऐसे बच्चे जिनको विजुअली चैलेंज्ड बच्चे, जिनको मीन्स दिखाई नहीं देता, तो ऐसे स्टूडेंट के साथ कार्य करते समय टीचर को किस प्रकार के जो इंस्ट्रक्शन है वो अपनाने चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच है, तो ये हो सकता है फर्स्ट कि इस तरीके का जो मीन्स इंस्ट्रक्शन है वो अपनाना चाहिए उसे। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल, तो ऐसी देखो उन्हें जब दिखाई नहीं देता तो मीन्स विजुअल प्रेजेंटेशन देने की जरूरत क्या है, क्योंकि उन्हें तो दिखाई नहीं देता ना, ठीक है। तो थर्ड हम नहीं लेंगे। और कह रहे हैं ओरिएंट हरसेल्फ सो दैट द कैन वॉच हर, तो ये भी नहीं होगा कि अगर वह विजुअल चैलेंजेस हैं तो फिर उन्हें दिखाई नहीं देता है ना, तो फिर उनको दिखाने की जरूरत क्या है। तो इसमें भी देख सकते हैं आया है, इसमें भी वह दृश्य प्रस्तुतियों का यूज कर रहा है, और इसमें भी कह रहे हैं अनेक प्रकार के लिखित कार्यों और विशेष, ठीक है, मीन्स वह ध्यान दें, है ना। तो ये चीजें नहीं आएंगी, इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग एज अ पीर ट्यूटोरिंग, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि सहयोगात्मक जो अधिगम होता है और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से, देखो यहाँ पे अब बात की गई है इंक्लूसिव क्लासरूम की। तो आपको पता है कि इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है, ठीक है, तो देखो उसमें हमने क्या करना है, डिस्करेज तो करना ही नहीं, बच्चों को काट दो, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी ही प्रयोग करना चाहिए, ये भी नहीं है, और नॉट भी यूज प्रयोग ही नहीं करना है ना। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, कट जाएंगे हमारे पास, और राइट आंसर फर्स्ट रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है। और समावेशी कक्षा का आगे फिर आया है कि भाई एक इंक्लूसिव एजुकेशन है जो क्लासरूम है, तो ये हमें पता है कि देखो उनमें सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके, ठीक है, एक तरीके से ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक रूप इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ना तो हमने विशिष्ट शिक्षा देखनी है, ना हमने मीन्स उसमें कम्पिटिटिव लर्निंग देखनी है, ना ही स्टैंडर्डाइज, तो उनमें एक रूप निर्देश होना चाहिए। तो यह इसका महत्वपूर्ण हो सकता है मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ जो भी लर्नर्स हैं, सीखने वाले बच्चे हैं, और उनकी जो भी विशेषताएं होती हैं उनका मिलान किया जा रहा है, तो कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको मैच करना है कि कौन सी चीज किसके साथ रिलेट करती है। अगर हम अटेंशन डेफिशिट लर्नर्स की बात करें, एडीएचडी जो बच्चे होते हैं, तो उनमें तो देखो हाई मोटिवेशन होती ही नहीं है, न ही उसमें सस्टेन अटेंशन होती है, तो ये तो काट दो, है ना। जो उसके उलट है, क्रिएटिव लर्नर की बात करें, ठीक है, अगर सृजनात्मक अधिगमकर्ता की बात करें, तो ये बच्चे कह रहे हैं हाइपर एक्टिव, हाँ अति सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे कहा है कि स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, ऐसा नहीं है कि वह कार्य को करने के लिए स्लो होते हैं, तो ये भी रिलेट नहीं करता, है ना। थर्ड भी कि क्रिएटिव बच्चे कार्य करने में धीमे होते हैं। डिसलेक्सिया की बात करें, तो डिसलेक्सिया कहा है कि ये हो सकता है कि लैक ऑफ रीडिंग, हाँ उसमें पढ़ने की कमी हो सकती है, और राइटिंग फ्लुएंसी भी उसमें हो सकती है डिसलेक्सिया की।
धारा प्रवाह से पढ़ने की मीन्स उसमें हो सकती है। तो 16 का सेकंड राइट हो सकता है। फर्स्ट देख लें। सो फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि हियरिंग इम्पेयर लर्नर्स कैन नॉट कम। देखो अब हियरिंग का संबंध जब विजुअल इंफॉर्मेशन से है ही नहीं, तो हम फर्स्ट को भी नहीं ले सकते। राइट आंसर इसका हमारे पास सेकंड रह जाएगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बस मैच करना था कौन सी चीज किसके साथ मैच करती है। अगर 70 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे डज नॉट से रिलेट करना है। तो इसमें कह रहे हैं कि नॉलेज को जोड़ना, जो पहले उसके पास नॉलेज है उसके साथ, ठीक है। और रिपीटेशन एंड रिकॉल को प्रमोट करना, यूज ऑफ एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल्स को यूज करना, ठीक है। और इनकरेज मल्टीपल वेज और लुकिंग एट अ। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन जो अधिगम को सार्थक नहीं बनाता। तो फर्स्ट तो सार्थक बनाता है, थर्ड भी बिल्कुल सही है, मीन्स टीचर को एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए, है ना। और फोर्थ भी सही है कि एक समस्या पर अलग अलग तरीकों से विचार करने चाहिए, ताकि उनकी क्रिएटिविटी क्या है, उनको कहीं ना कहीं इनकरेजमेंट मिले, है ना। तो हमें यहाँ पे बार बार दोहराना और रिकॉल करना, ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो 70 का आएगा सेकंड राइट आंसर, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कहने का फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द, देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट की बात की गई है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें होती हैं, लेकिन जो चीज नहीं होती हमने वो लेना है, ठीक है, नहीं के अकॉर्डिंग। जो चीज नहीं अपनाता इस तरीके का संरचनात्मक जो व्यू है बच्चों के लिए। तो विद्यार्थी को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए उनको लगातार अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करें, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है ना। तो थर्ड की बात करें, टीचर्स कह रहे हैं अलग अलग प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी के विचारों एवं एक्सपीरियंस को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात सही है। और उनकी जो भी प्री नॉलेज है, ठीक है, उसको करंट नॉलेज के साथ यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फोर्थ की बात करें तो इसका फोर्थ ही राइट आंसर रह जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि जो टीचर है एक स्पेसिफिक तरीके का जो भी टर्म एंड असेसमेंट होती है, उस तरीके की स्ट्रेटजी को लागू करे, और फीडबैक जस्ट प्रोडक्ट पर फीडबैक दे, उसकी प्रोसेस पर फीडबैक ना दे, ठीक है। तो ये चीज इसमें नहीं आएगी, इसलिए राइट आंसर हमारे पास नहीं के अकॉर्डिंग यही रह जाएगा 18 का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में हम ये चीज नहीं लेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 में देखो क्या कह रहे हैं कि अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक टीचर को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए, डैश सेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय कि डैश के। अब टीचर को क्या सेट करने के लिए मीन्स प्रमोट करना चाहिए, बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं, देखो इसमें हम असफलता से बचने के लिए लक्ष्य है ना, और अंक लेने के लिए लक्ष्य, देखो इसको तो हम छोड़ देंगे कि मीन्स इन चीजों को के लिए आप काम करो। हमने लर्निंग को कहीं ना कहीं देखना है, तो लर्निंग हमें दो चीजों में मिल रही है ना। अब हम किसको रखें पहले, हम ये कह सकते हैं कि भाई लर्निंग से रिलेटेड जो गोल है उसको क्या करना चाहिए, मीन्स उसके लिए हम इनकरेज करना चाहिए, न कि प्रदर्शन पर, ठीक है। मीन्स आप पहले सीखो, सीखने के बाद ही कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। यदि आप कुछ सीखोगे ही नहीं तो फिर रिफ्लेक्ट कैसे करोगे। इसलिए प्रदर्शन से पहले सीखना जरूरी होता है। तो हम पहले क्या रखेंगे, लर्निंग से रिलेटेड रखेंगे। तो लर्निंग यहाँ पे आ जाएगा अधिगम, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीति, ठीक है। तो कौन सा एक लर्निंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड इफेक्टिव ऑप्शन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं सेटिंग गोल्स, तो ये भी हो सकता है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप्स, ये भी है। थिंकिंग एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, तो बच्चों को जब हम इंकरेज करते हैं एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल के बारे में सोचने, तो ये भी सही है, ठीक है। एक्सप्लेनिंग टू द पीर, अपने हम उम्र के साथियों को समझना, ये भी बिल्कुल बात सही है। और अपने आप क्वेश्चन का निर्माण करना, तो चारों ही इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। इसमें बच्चे सीखेंगे ही कुछ ना कुछ, तो यह लर्निंग स्ट्रेटजी है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ रह जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहे हैं बाहरी अभिप्रेरणा से रिलेटेड एक ऑप्शन दिया गया है, तो वह कौन सा सही है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से हमने देखना है कि कौन सी चीज बाहरी अभिप्रेरणा को, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रमोट करती है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो फर्स्ट में कह रहे हैं कि जब एक लड़की कहती है कि मैं अपना जो भी होमवर्क है वह इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ उसकी मीन्स आंतरिक फीलिंग जुड़ी हुई है, फन करना, है ना। तो उसको यह इंजॉय करती है। तो इंजॉय करना मीन्स अब उसका आंतरिक मन इस चीज के लिए मोटिवेट है, तो यह क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, यह बाहरी नहीं है।
इसमें भी कह रहे हैं कि वह कुछ ना कुछ सीखती है, इसलिए वह अपना गृह कार्य करती है। तो कह रही है कि जब वह अपना काम करती है तो वह बहुत अधिक सीखती है। तो इसलिए मीन्स यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि वह सीखने के लिए काम करती है। तो सीखना मीन्स जब हम आंतरिक रूप से इच्छुक हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, तब हम जब कार्य करते हैं, तो यह भी हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा को ही रेफर करता है। थर्ड की बात करें, डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड, तो ये भी वही बात आ गई कि कुछ ना कुछ सीखना और कुछ ना कुछ समझना, है ना? जब हम समझने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास फोर्थ में कह रहे हैं, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। तो जब हम असाइनमेंट के लिए टीचर हमें मार्क्स देता है, तो जब हम मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? बाहरी मोटिवेशन को दर्शाता है। इसलिए 21 का हमारे पास राइट आंसर रह जाएगा फोर्थ। आगे हमारे पास 22 की बात करें, इन अ प्राइमरी क्लासरूम टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को एग्जाम्पल देने चाहिए। ये भी बात सही है, हो सकता है टीचर को, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देने चाहिए, लेकिन ओनली, तो मैंने आपको कहा था कि ओनली वर्ड छोड़ दो तो फर्स्ट और सेकंड निकल जाएगा। गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये हो सकता है थर्ड, क्योंकि फोर्थ में कहा है कि नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो नॉट नहीं, कि हमें एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल देने चाहिए। 23 की बात करें, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सा बच्चों के लिए मेकिंग मीनिंग मेकिंग, ठीक है? तो मीनिंग मेकिंग बच्चे एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन से ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। ट्रांसमिशन नहीं लेना, तो पुनिटिव मेजर्स, तो हमने देखो यहाँ पे तो पुनिश किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यूनिफॉर्म वर्ड ले सकते थे, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग असेसमेंट में आती हैं ये चीजें, ठीक है? सो इसको भी छोड़ दो, तो ये तीनों इरेज हो जाएंगे, राइट आंसर 1 रह जाएगा। 24 की बात करें, बच्चों की गलतियां, तो गलतियों से रिलेटेड सीटेट 1 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो ये हमें पता है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसका यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है? तो यह फर्स्ट हो सकता है कि एक कदम हो सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इसमें कह रहे हैं कि रुकावट रुकावट हम नहीं लेंगे, अनदेखा भी नहीं करेंगे, अनदेखा किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है ना, तो इसको भी छोड़ देंगे। इसमें कह रहे हैं, हाँ ये देखो कि बच्चों की क्षमताओं की तुलना में बहुत निम्न स्तर, तो चिल्ड्रन की जो कैपेबिलिटी है फार इंफीरियर कहा जा रहा है, तो इसको भी छोड़ दो, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट रह जाएगा। 25 में कह रहे हैं कि जो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं, सो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो ढांचा है, तो उसमें तो ये हमें पता है कि बच्चे इसमें एक्टिव होकर के सीखते हैं। तो देखो कोरी स्लेट तो हमने लेना ही नहीं है। टैबुला रासा जो वर्ड है, यह आपको पता है कि बच्चों को कोरी स्लेट नहीं मानना हमने, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अपनी एक नॉलेज के साथ ही पैदा होते हैं, उसके साथ उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, स्किल होते हैं उसके पास सीखने के लिए, ठीक है? तो हमने कोरी स्लेट नहीं मानना। मैं ये क्या है? मिनिएचर अडल्ट, ठीक है? तो एक ऐसा मीन्स अडल्ट जो कि अभी वयस्क नहीं हुआ है, वह मिनी तरीके से है, तो इसको भी हमने नहीं लेना है, ठीक है? और निष्क्रिय प्राणी भी नहीं मानना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट यह मानता है कि बच्चों के पास समाज में कॉन्टैक्ट करने की, एनवायरनमेंट को समझने की कुछ एबिलिटी होती है, और जैसे जैसे वह कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके साथ एक्टिव रहते हैं, तो वह सीखते हैं, है ना? तो इसलिए इसका राइट आंसर हम फोर्थ मानेंगे, ठीक है? सो गाइस आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कह रहे हैं कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक टीचर की भूमिका किस तरीके की होनी चाहिए, एक टीचर का रोल किस तरीके का होना चाहिए जब आप अपनी कक्षा में कोऑपरेटिव लर्निंग का यूज कर रहे हो। तो कह रहे हैं साइलेंट स्पेक्टेटर मीन्स साइलेंटली तरीके से आप नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को साइलेंटली तरीके से देख रहे हो। इज टू लीव द क्लास, तो ये भी नहीं होगा कि आप कक्षा को लीव कर दीजिए, ऐसा भी नहीं है। इज टू बी स्पोर्टिव, तो स्पोर्टिव हो सकता है, ये हो सकता है कि आप बच्चों के लिए स्पोर्टिव हो और मॉनिटर करो हर बच्चे को। और इसमें कह रहे हैं कि इस सपोर्ट द ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड, ठीक है? तो ये भी नहीं हम लेंगे कि जस्ट आपने उसी बच्चों की हेल्प करनी है, उसी को सहयोग देना है जो कि टैलेंटेड और ब्राइट बच्चे हों, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी हमने नहीं लेना है। इसका राइट आंसर थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा डेवलपमेंट एवं लर्निंग के बीच जो रिलेशनशिप है वह अच्छे तरीके से दर्शाता है? तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग रिलेट ही नहीं करते, तो ये तो बात नहीं लेंगे हम, ठीक है? तो फर्स्ट काट दो। लर्निंग टास्क प्लेस इररिस्पेक्टिव, तो यह इररिस्पेक्टिव कह रहे हैं, ठीक है? तो ये भी नहीं है कि जो लर्निंग है वह विकास के बिना ही हो जाती है। तो रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड और द रेट ऑफ डेवलपमेंट, तो ये भी बात नहीं है कि विकास की जो दर होती है लर्निंग की दर से मीन्स
काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? मीन्स विकास की दर से काफ़ी ज़्यादा होती है, जो सीखने की दर है, ये भी नहीं है। 4th की बात करें, कह रहे हैं डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड, तो ये बात बिल्कुल सही है। ईज़ी क्वेश्चन था। आगे हमारे पास पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो कह रहे हैं कि अनुभव से सही अर्थ निकालने का तरीका। मीन्स एक सेंस के द्वारा, ठीक है, एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज़ करना। तो जब बच्चा अपनी सेंस के माध्यम से कुछ सीखता है तो उसको हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है? तो 28 का हमारे पास सेकंड सही है। 29 की अगर बात करें, कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक अच्छे सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा रहा है, जिस पर वह अकेले पहुँच सकती थी। तो आपको बता दूँ कि यह ज़ेडपीडी जो कॉन्सेप्ट है, उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो हमारे पास देखो, अगर मैं इक्विलिब्रेशन की बात करूँ तो यह पियाजे की थ्योरी में आता है, तो इसको तो छोड़ दो क्योंकि हमने विगोस्की की थ्योरी से लेना है। कंजर्वेशन भी पियाजे की थ्योरी में दिया गया है, तो इसको भी छोड़ दो। इंटेलिजेंसी वैसे ही नहीं हम देंगे क्योंकि विगोस्की ने इंटेलिजेंसी पर काम ही नहीं किया था, है ना? सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है कि जब एक लड़की मीन्स जहाँ तक पहुँच गई, है ना? तो उस बिंदु से, अब इस बिंदु से जो यह उसका एरिया है, इस एरिये से उसको मीन्स सुझाव के द्वारा क्या है, आगे ले जाया जा सकता है। मीन्स जिस बिंदु तक वह पहुँच गई, अकेले पहुँच गई और उस बिंदु से अब उसे आगे भी ले जाया जा सकता है सुझाव के द्वारा, तो वह क्या है? वह एक ज़ेडपीटी ही है ना? ठीक है, तो होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। ईज़ी क्वेश्चन था, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स लास्ट क्वेश्चन है। अब यह भी विगोस्की से रिलेटेड आया हुआ है, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं। देखो विगोस्की है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स पुरस्कार एवं दंड की उन्होंने बात ही नहीं की थी क्योंकि यह लर्निंग थ्योरीज में आता है। सोसाइटी की उन्होंने बात की थी, एक बार इसको ले लो। और एसआर भी लर्निंग की थ्योरी से आता है। एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यह पियाजे की थ्योरी से उठाए गए वर्ड हैं। एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम, है ना? जो मैं कुछ आपको वर्ड बता देता हूँ। एडेप्टेशन आप याद रख सकते हो। इक्विलिब्रियम हो गया हमारे पास, है ना? और असाइमिलेशन हो गया, ऐसे ही एकोमोडेशन, स्कीमा, ठीक है, और मेंटल स्ट्रक्चर, ये कुछ वर्ड हैं जो कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में लिए थे। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसको इन वर्ड्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो जो विगोस्की थे, ठीक है, विगोस्की ने सोशल सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, लैंग्वेज और कल्चरल, ठीक है, इन पहलुओं पर जोर दिया था। सोशल इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज, कल्चरल, ठीक है, इन पहलुओं पर जोर दिया था। तो इसलिए इन पहलुओं को आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो 13 का हमारे पास सेकंड आएगा। होप के वीडियो आपको अच्छी लगी होनी, क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। सो आगे मिलेंगे एक अच्छे से पेपर के साथ, ठीक है? सीटेट का पेपर ही लेकर के आएँगे। जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता 2021 में जो भी आगे होना है पेपर, है ना? तो ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाएँ कि आपने किस-किस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो पर अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.